हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो अगला लेसन शुरू हो जाएगा, लेसन 6, जिसका नाम है जनसंख्या। हम इस लेसन में जनसंख्या के बारे में, भारत की जनसंख्या के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि भारत की जनसंख्या कि कौन से क्षेत्र में कैसी है, किस तरह की है, इसके गुण क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका आकार क्या है। तो इस तरह से हम इसका अध्ययन करेंगे और जनसंख्या हमारे लिए क्या मायने रखती है, उसका सही आकार, सही स्वरूप क्या है जनसंख्या, इसके बारे में हम इसमें देखते हैं। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? यानी कि जहाँ पर मानव नहीं है फिर वो कैसा विश्व होगा। जैसे कि अपने यहाँ बहुत सारे ग्रह हैं ब्रह्मांड में और उन पे मानव जीवन नहीं है, मानव कोई भी नहीं है, तो वहाँ पर हम वहाँ किसी भी तरह के विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? ये कहते हैं कि संसाधनों का उपयोग, जो संसाधन होते हैं, मान लीजिए पानी है, पहाड़ है, जमीन है, ये सारे क्या हैं? संसाधन हैं। एक सामाजिक क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये आपने सुना होगा। यानी समाज जो होता है वो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, मनुष्य समाज में ही रहता है, इसलिए कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? सांस्कृतिक वातावरण क्या होता है कि जैसे हमारे रीति रिवाज है, हमारा पहनावा है, हमारे तीज त्योहार हैं, हमारे खेलना कूदना है, हमारा खाना है, ये सारी चीजें हमारी संस्कृति में आती हैं और ये सारी चीजें कौन करता है? मानव ही करता है। तो संसाधनों का उपयोग, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? मानव करता है। ये आदमी ही करता है, जानवर तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि उनके यहाँ किसी तरह की सांस्कृतिक परंपराएं हो, तो ये मानव की ही सारी चीजें होती हैं। समाज एक अर्थव्यवस्था के विकास का मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहते हैं समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज जो होता है वो मनुष्य जो है समाज में रहता है और अर्थव्यवस्था, पैसे से संबंधित जो भी बातें हैं वो सारी मानव के लिए ही ज्यादा महत्व रखती हैं। पशुओं के लिए या पेड़ पौधों के लिए ज्यादा महत्व, इनका कुछ महत्व ही नहीं होता है। तो मानव संसाधन का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं। मानव जो है वो संसाधनों का निर्माण भी करता है और उसका उपयोग भी करता है। यानी कि संसाधन, एक पहाड़ है, जब तक मानव को उस पहाड़ का यूज का नहीं पता, वो सिर्फ पहाड़ है, लेकिन जब उसका यूज करना उसको आ जाता है तो वो उसका हर तरह से घर बनाएगा या कुछ भी करेगा तो उसका यूज करना मानव कर लेगा। वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन भी होते हैं। कहते हैं मानव जो है वो संसाधनों का उपयोग तो करता है लेकिन खुद में भी एक संसाधन है। जब मानव अपने बुद्धि का विकास करके किसी चीज का निर्माण करता है, जैसे कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये संसाधन है, टीचर है, ये संसाधन है। तो इसलिए मानव खुद भी संसाधन है और संसाधनों का उपयोग भी करता है। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन जब मानव ने संसाधन बनाना शुरू कर दिया तो वो एक उसके लिए संसाधन बन गया। तो प्राकृतिक घटनाएं, जैसे प्रकृति में जो घटनाएं होती है, कभी बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तो ही वो आपदा बनती है। जब बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई या शहर बर्बाद हो गए और वो आपदा हो गई, लेकिन हम उसी बाढ़ से, उसी सुनामी से मान लीजिए हम बिजली पैदा करने लग जाएं या उसका कोई सदुपयोग करने लग जाएं तो वो हमारे लिए आपदा नहीं हो जाएगी, वो हमारा संसाधन बन जाएगी। तो इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है, यह एक संदर्भ बिंदु है। इसे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है। जनसंख्या के माध्यम से ही आपने देखा होगा कि 10 साल में एक बार जनसंख्या की गणना की जाती है, उससे बहुत सारे डाटाज इकट्ठे किए जाते हैं। तो दूसरे तत्वों का अध्ययन भी हम जनसंख्या के माध्यम से ही लगाते हैं तथा इनके अर्थ एवं महत्व को भी हम उसी के माध्यम से ही ज्ञात करते हैं। संसाधन, आपदा एवं विकास का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। संसाधन क्या है, आपदा क्या है, विनाश क्या है, मनुष्य के लिए ही महत्वपूर्ण है। ये पेड़ पौधों के लिए या पशुओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तब तक संसाधन है, मनुष्य को यूज करना आ गया। आपदा, जब तक उससे बचाव नहीं आता तब तक आपदा है, और जब इसका बचाव आ गया तो ना वो आपदा रहेगी ना वो विनाश रहेगा।
तो वो संसाधन बन जाएगा। तो इस तरह से कहते हैं कि ये चीजें मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी जनसंख्या, उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधन का उत्पादन एवं उपयोग करता है। ये मैं बार बार बता रही हूँ कि संसाधन क्या है, जैसे पानी है, पहाड़ है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, ये संसाधन है और मानव इनसे बहुत सारी चीजें बनाता है और इनका उपयोग करता है, इनसे उत्पादन करता है। तो मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपभोग करता है, उनसे बनाता भी है और उनको यूज भी करता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है, क्या कारण है कि उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और क्या कारण है कि किसी देश की जनसंख्या ही नहीं बढ़ती जा रही है, तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किस तरह के लोग हैं, वो स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, या वो सभ्य हैं या असभ्य हैं, ये उनकी विशेषताएं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। जब हम भारतीय किसी भी देश की जनगणना जब की जाती है तो उसी देश के जनसंख्या से संबंधित जानकारी उन्हें मिलती है। तो हमारे भारत में जब जनगणना की जाती है तो हमारे देश की जानकारी हमें मिलती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख तत्वों पर विचार करेंगे। सबसे पहला जो तत्व है वो है जनसंख्या का आकार एवं वितरण, कि लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ पर निवास करते हैं, संख्या में ज्यादा है या संख्या में कम है, या वो लोग रहते कहाँ हैं, कैसी जगह पर रहते हैं, सबसे पहला इसका। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है तथा उसमें परिवर्तन कैसे हुआ, ये सारे अध्ययन करेंगे हम, इसमें डिटेल से अध्ययन करेंगे। और जनसंख्या के गुण या उसकी विशेषताएं, ये मैंने बताया था, उनकी उम्र क्या है, उनका लिंग अनुपात क्या है, कि भाई लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं। जैसे पीछे से आपने सुना होगा कि लड़कियों को खत्म कर दिया जाता था, तो सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया कि भाई ऐसे तो ये बात गलत है, तो लिंग अनुपात भी देखा जाता है। और साक्षरता दर, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, ये भी देखा जाता है। व्यावसायिक संरचना, कार्य करने में कैसे हैं, एक तो कुशल लोग होता है और एक बेचारे ऐसे ही मजदूरी करके ही अपना पेट भरते हैं। और स्वस्थ कैसे हैं, स्वस्थ हैं या ज्यादातर लोग बीमार हैं। तो ये जनसंख्या की विशेषताएं आती है और हम इसका आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमने पॉइंट देखा था वो जनसंख्या का आकार एवं वितरण कैसा है। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार का वितरण, आप इसको ध्यान से पढ़ना, ये आपके आगे तक की नॉलेज के लिए है। और कहते हैं जितने भी टेस्ट होते हैं सभी एनसीईआरटी में से होते हैं, एक एक लाइन को अच्छे से समझना, आपको ज्यादातर नॉलेज इसी से मिलती है। कहते हैं जो भी टेस्ट हुए आज तक इन्हीं में से ही कुछ ना कुछ, सब कुछ इन्हीं में से ही आता है। तो मार्च 2001, ये 10 साल के बाद होती है, तो मार्च 2001 के बाद में 11, तो इस तरह से। तो 2001 की जो जनगणना है, भारत की जनसंख्या कितनी रही है, 10,280 लाख रही, ठीक है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% है। देखो अब इसने डाटा में डायग्राम बना के बहुत अच्छे से दिखाया। एक और है, यह 10.2 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% है। अब आप इसमें देखिए कि ये दिखाया गया, जनसंख्या डायग्राम दिखाया गया। सबसे पहले कि भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 16.7। विश्व की जनसंख्या यदि 100 है तो उसमें से 16.7% जो है वो भारत की है और 83.3% से बाकी के दूसरे देशों की जनसंख्या। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें दे रखा है कि ये जो टुकड़ा है, हम जो लोग हैं ये इस टुकड़े में निवास करते हैं, हमारी जो जनसंख्या इतनी है भारत की, और बाकी जो ये है ये पूरा विश्व है। इसमें पूरे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, चीन, जापान जो देश है वो है, और हमारी इतनी। इसके बाद में क्षेत्रफल देखते हैं कि दुनिया का जो क्षेत्रफल है, पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है वो है इतना, और हम लोग जो है वो इतने में निवास करते हैं, और ये विश्व का 2.4% है। कि विश्व पूरी दुनिया इतनी है तो हम इतना स्थान घेरते हैं, 2.4% स्थान पर हम लोग रहते हैं, और यहाँ हम जनसंख्या में 16.7% जनसंख्या हम विश्व को देते हैं। तो ये हमारे इस डाटा में समझाया गया है, और हमारा टॉपिक है जनसंख्या का आकार एवं वितरण।
तो ये आपने देखा है कि जनसंख्या का कितने से क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं। तो ये है। इसके बाद में ये डाटाज दिए हैं, ये आप इसको अच्छे से देख लेना। आगे 2001 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अब अगला जो डायग्राम है वो भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा एरिया लेता है, ठीक है, जनसंख्या में, क्षेत्रफल में नहीं, क्षेत्रफल में तो राजस्थान है, जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। उसका रीजन भी रहा होगा कि वहाँ की भूमि अच्छी होगी, वहाँ की जमीन अच्छी होगी, वहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में होगा, फसल अच्छी होती होगी, तो ऐसे ही क्षेत्र में ज्यादा लोग मिलेंगे। जहाँ की भूमि उबड़ खाबड़ होगी वहाँ तो लोग कैसे निवास करेंगे, कैसे कृषि करेंगे। तो उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत सारी चीजों में आगे रहता है, जैसे गेहूं उगाने में आगे है या और बहुत सारी चीजें। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जहाँ की कुल आबादी 1660 लाख है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। अब देखो वहां पर तो था दुनिया का, लेकिन यहाँ पर है भारत में जो जनसंख्या है उसका 16% हिस्सा जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, उत्तर प्रदेश से मिलता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 5 लाख है, ये तो बिल्कुल ही विपरीत हो गया। तो लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग ही निवास करते हैं। अब इसका भी रीजन रहा होगा कि सिक्किम जो है